हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपीएमपी बिहार बोर्ड, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिनके लिंक्स दिए गए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब, इसके पार्ट 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारी ये ग्रामर सीरीज़ जो चल रही है उसे मैं एकदम बेसिक से सिखा रही हूँ। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर जूनियर सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स भी देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रही हूँ। तो आप बिल्कुल, जिसे आप कहते हैं कि मैम रूट लेवल से, ज़ीरो लेवल से समझाइए, तो वैसे ही समझा रही हूँ। इसके अलावा आप किसी भी बोर्ड से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस भी बोर्ड से आप हो, चाहे सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार और भी चाहे राजस्थान, झारखंड, किसी भी स्टेट बोर्ड से, किसी भी सेंट्रल बोर्ड से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सीरीज़ ज़रूर देखिए और बिना स्किप कीजिए करे हुए देखिए, ताकि आपको पूरा अच्छे से बेसिक जो है हमें समझ में आ जाए। राइट स्टूडेंट्स, अब और समय ना लेते हुए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो वर्ब पार्ट 1 था स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी कुछ फॉर्म्स जाने थे। तो वर्ब बेसिकली होता क्या है? एक्शन होता है, ठीक है। कोई कार्य जो हो रहा है, क्रिया जो हो रही है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में क्रिया ही कहते हैं, राइट। और हमने एक जाना था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, जिसके बारे में हमने वीडियो के एंड में पढ़ा था। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होते क्या हैं? ट्रांजिटिव का मतलब होता है वो सेंटेंसेस जिन्हें ऑब्जेक्ट के बिना नहीं बनाया जा सकता। मतलब वो वाले सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए ही चाहिए। और इनट्रांजिटिव कौन से होते हैं? ये है ट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव कौन से होते हैं बेटा? जो सब्जेक्ट और वर्ब से बन जाते हैं, यानी जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। यूज़ क्यों करते हैं हम इन्हें? मैं ये क्विक रिवीजन आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि हम कुछ सेंटेंसेस यहाँ फ्रेम करेंगे। उन सेंटेंसेस के आधार पे आज हम जो पढ़ेंगे वो सीखेंगे, इसलिए मैं आपको ये एक क्विक रिवीजन भी दे रही हूँ और एक लिंक भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज हम आगे क्या पढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स, आज भी हम अदर टाइप्स ऑफ वर्ब्स ही पढ़ेंगे और जो दूसरी वर्ब्स की जो टाइप्स हैं वो ही पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं। अब ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं जो हमने पढ़ी, इसमें क्या बेसिक क्या होता है? जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, उसमें से शी क्राइज है ना, शी क्राइज वो रोती है, एंड शी लाव्स हंसती है। तो ये अपने आप में कंप्लीट है, ये सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट है। बट अगर वहीं हम कहें शी लव्स, तो शी लव्स वॉट, अगर मैं यहाँ पर वॉट को क्वेश्चन कर दूँ तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है? उस कंडीशन में ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है। आपको एक उसको रीज़न देना होगा। क्यों पढ़ना होता है हमको? ये बेसिकली क्यों पढ़ना होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाए हैं, ठीक है। अभी हम दोबारा भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मैम पढ़ा चुकी हैं तो दोबारा नहीं पढ़ाएंगी। एक्टिव पैसिव जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या जाना था? मैंने क्या बताया था कि बेसिकली एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है, हम जो टेंसेस पढ़ते हैं ना, और टेंसेस भी मैंने आपको बताए थे, सारे पढ़ाए हैं आपको। मेरा जो ये स्टाइलस है ना, वो अपने मूड के अकॉर्डिंग कई बार कलर्स चेंज करता है। सो आई एम कीपिंग दिस कलर ओनली, ठीक है। सो टेंसेस जो होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है, एक्टिव में क्या होता है? बेसिकली जितने भी टेंसेस हमने पढ़े थे ना, 12 फॉर्म्स पढ़ी थी हमने, ठीक है। 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के और बाकी के 4 विभाजन जो होते हैं वो सब पढ़े थे हमने, हाँ कि ना। और उनमें से उसके बाद हम और क्या सीखा था उसमें कि हीरो कौन रहता है टेंसेस के अंदर? सब्जेक्ट हमेशा हीरो रहता है, ठीक है। फिर जब हम पैसिव पढ़ने लगे तो एक्टिव यानी टेंसेस के जो फॉर्म्स हैं उन्हीं को ही हम लोगों को पैसिव में चेंज करना होता है ना, उसी को ही तो कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो पैसिव वॉइस होती है वो कभी भी इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इनट्रांजिटिव वर्ब्स के जो सेंटेंसेस हैं उनकी कभी भी नहीं बनती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि
सब्जेक्ट तो हमारा हीरो हो गया एक्टिव में, लेकिन पैसिव का हीरो कौन था स्टूडेंट्स? सब एक्टिव के अंदर जो है सब्जेक्ट हीरो था, लेकिन पैसिव के अंदर हमारा हीरो कौन है? पैसिव में हमारा हीरो है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब भी हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बात करते हैं तो इन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, इनमें ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, तो हीरो ही नहीं है, तो फिर बाद में सेंटेंस बनेगा ही कैसे? तो इसीलिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि कभी भी इनट्रांजिटिव वर्ब्स जिन सेंटेंसेस या ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनकी कभी भी पैसिव वॉइस होती ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू फ्रेम एनी पैसिव वॉइस सेंटेंस। ठीक है, ये समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, जब हमने एक बार ये चीज़ समझ ली कि ये एक्टिव पैसिव में किस तरीके से इनका योगदान होता है, मतलब वर्ब्स जो होते हैं, वर्ब्स हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हमने यहाँ पर फिर से ये फॉर्मूला में एक बार लिख देती हूँ, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब ही है। क्यों है वर्ब? हमने अभी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के आधार पे देखा कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो हम उसका पैसिव नहीं बना सकते हैं, राइट? अब यहाँ एक और चीज़ देखिए, मैं एक सेंटेंस बना रही हूँ, आई एम स्विमिंग। इसका क्या अर्थ है? कि मैं तैर रही हूँ। इसका यही अर्थ है कि नहीं है? अगर यहाँ ये जो वर्ब की बात हम करें तो वर्ब क्या है? स्विमिंग है वर्ब, तैरना। एक्शन में क्या हो रहा है? स्विमिंग जो है वो हम तैर रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर वर्ब है जो हमें समझ में आ गया है, और ये हमारी मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, हेल्पिंग वर्ब है ये, और ये है बेटा मेन वर्ब। ठीक है, क्या हमें इसका स्पेसिफिक मीनिंग समझ में आ रहा है? जी हाँ, हमको इसका अर्थ भी समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ क्या है। एक और चीज़ हमें समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है कि ये कौन से समय में हो रहा है, समय या काल, कि ये जो एक्शन है ये किस समय या किस काल में हो रहा है। तो ये आई एम स्विमिंग किस समय में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, अभी हम कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी बात नहीं कर रहे बेटा, मेन जो प्रेजेंट टेंस है उसी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। तो ये किस में हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में। यहीं पर अगर यहीं पर मैं यहाँ लिख दूँ आई वॉज स्विमिंग, आई वॉज स्विमिंग, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारा वर्ब है, और स्विमिंग क्या हो गया है? हमारा मेन वर्ब है। यहाँ पर मैंने वर्ब को, यहाँ पर मुझे वी लिखना है वर्ब, ठीक है? स्विमिंग मेन वर्ब है, यहाँ पर भी मेन वर्ब है। इस वॉज के कारण हमें क्या पता चल रहा है कि ये भी क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। बेटा ये इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, इस केस में क्या मेन वर्ब को चेंज किया जा सकता है? जी हाँ, स्वम भी होता है, स्वम या स्वैम भी कहते हैं इसको, ठीक है, या स्वम बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे SWAM या SWUM, ये क्या है? ये स्विम की फॉर्म्स हैं। कौन सी फॉर्म्स है? पास्ट फॉर्म्स है। अब ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो पास्ट फॉर्म है, तो हमको क्या समझ में आ गया बेटा इससे कि मेन वर्ब भी चेंज होती है ना, और उस मेन वर्ब से हमको ये समझ में आता है कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ये आपको पहले भी बताया हुआ है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स जो होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी के आधार पे हमें समझ में आता है कि किस समय कहाँ कोई भी एक्शन कहाँ लिया जा रहा है और कब लिया जा रहा है, मतलब कौन से समय में लिया जा रहा है, तो कब लिया जा रहा है कोई एक्शन, राइट? ये जब हमें समझ में आता है, ये जब हमें पता चलता है, हर एक सेंटेंस बनता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने इस्तेमाल की है, तो उससे हमें फिक्स और एक स्पेसिफिक जवाब मिलता है कि कोई भी काम हमने कब किया है।
टाइम समझ में आता है कि कौन सा काम कब हुआ है, भूतकाल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये जो छोटी सी बात, ये जो मैंने अभी आपको बताई है, इसको ध्यान रखिए और इस बात को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आ गया हमारा फाइनाइट वर्ड्स या फाइनाइट वर्ड्स। तो फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं? फाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा? लिमिट। लिमिट होता है, लिमिट या लिमिटेड कह सकते हैं इसको। तो फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड या सीधा सच स्पेसिफिक जवाब। पहले भी अभी मैंने आपको स्पेसिफिक ही समझाया, राइट। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें देखते ही आपको ये समझ में आएगा कि जिस भी बारे में बात हो रही है, जिस भी चीज़ को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, वो बात या जिस भी चर्चा के बारे में पढ़ रहे हैं वो कब हुई, आज हुई थी, कल हुई थी, कल होगी या आज अभी हो रही है, ये सब हमें समझ में आता है, राइट। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। Now finite verbs are the actual verbs that are called the roots of the sentences. रूट है ये finite words, जड़ हैं। ये verbs हटा दो, आपको यही नहीं पता चलेगा कि कोई काम हुआ था, होगा या हो रहा है, समझ में ही नहीं आएगा कभी। तो ये जड़ है सेंटेंस की, ये वाले verbs. It is a form of a verb that is performed by or refers to a subject and uses one of the 12 forms of tense and changes according to the number person of the subject. अब यहाँ पर क्या है कि एक तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि 12 जो टेंसेस होते हैं हमारे 12, उसमें सब में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं या फिर उन सभी में वर्ब की कोई फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होती है? इज, एम, आर। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है ना, बी फॉर्म होती है, जो मैंने आपको वर्ब पार्ट 1 में सिखाया है कि डू, हैव और बी फॉर्म्स जो होती हैं वर्ब की, एक तो वो होती हैं। उसके अलावा जो मेन वर्ब्स होती हैं ना बेटा, जो मेन वर्ब्स होती हैं वो भी है कि कौन सी वाली हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि रीड इस्तेमाल कर रहे हैं या रेड बोल रहे हैं, राइट। ईट, एट, ईटन, अलग अलग फॉर्म्स होगी ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ईट हो गई हमारी मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? एट, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी कौन सी हो गई? ईटन। यही होता है, यस और नो। इनमें से कोई सी भी फॉर्म जब इस्तेमाल करते हैं तब भी हमें समय का पता चल जाता है कि कब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल अगर हो रहा है तब तो एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब्स में वो आती हैं और सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का उसके बारे में बात करते हैं, राइट। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ मैंने मेन वर्ब भी लिख दिया कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है, मेन वर्ब्स भी होती है और हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो इसके अलावा बचा क्या? यानी स्टूडेंट्स, जितनी भी वर्ब्स जो हैं वो एग्जिस्ट जो करती हैं वो सब फाइनाइट वर्ब्स ही हैं। अब आप कहेंगे कि मैम फाइनाइट वर्ब्स अगर ये हैं तो बाकी की जो हमने वर्ब्स पढ़ी उनका क्या अर्थ है फिर? बेटा सारी जो फाइनाइट वर्ब्स के अलावा अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वर्ब्स और जो आगे अभी पढ़ेंगे वर्ब्स, उनका अर्थ ये है कि हमने उनके यूसेज सीखे हैं कि अगर फाइनाइट वर्ब को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया तो क्या होगा, उस तरीके से इस्तेमाल किया गया तो क्या होगा, और इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तो हमने उनके इस्तेमाल सीखे हैं बेसिकली, और वो इस्तेमाल करने का तरीका बेसिकली सीखा है, राइट। तो जितनी भी हैं वो सब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं वो सब फाइनाइट वर्ब्स का हिस्सा हैं। अब यहाँ हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है एलेक्स वेंट टू स्कूल, यानी एलेक्स जो है स्कूल गया। यहाँ पर आप वेंट शब्द जो है वो हटा दीजिए, वेंट शब्द हटा दीजिए और सिर्फ हिंदी में ही भले बता दीजिए या कैसे भी समझा दीजिए कि भाई एलेक्स के स्कूल जाने के बारे में बात हो रही है। तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये जो वेंट शब्द है ना, इस जगह पर कोई भी ऐसा शब्द आएगा जो गया या जा रहा है उससे रिलेटेड, मतलब एलेक्स के स्कूल जाने से रिलेटेड, कि वो जा रहा है, इस बात को समझाने के लिए वो शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो आपको क्लियर है ना, इसके लिए हम ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे ये नहीं मालूम है। तो यहाँ पर वेंट शब्द जो है, गो तो नहीं आएगा ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वैसे भी गोज आएगा क्योंकि
एलेक्स सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है ना, तो सिंगुलर प्लूरल, देखिए क्या लिखा है, नंबर और पर्सन, तो अगर प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, राइट। तो यहाँ पर अगर एलेक्स गोज हो जाता, अगर मैं लिखूं एलेक्स गोज टू स्कूल, एलेक्स गोज टू स्कूल का मतलब क्या है, वो जाता है, एलेक्स स्कूल जाता है। वेंट का मतलब क्या हो गया कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, एक शब्द का हेरा फेरी करिए और वो एक शब्द एक दूसरे के ही फॉर्म्स हैं, इधर उधर नहीं है, एक दूसरे के ही फॉर्म्स हैं, एक प्रेजेंट फॉर्म है और एक पास्ट फॉर्म है, दैट्स इट, है वही का वही। जैसे हम हमारी फोटोग्राफ्स देखते हैं ना बचपन की, तो बचपन में जब हम 1 साल के थे, 2 साल के थे या नवजात शिशु भी थे, तब हमारी फोटोग्राफ देखिए और अब हमारी फोटोग्राफ देखिए तो हम एकदम बदल गए हैं ना, लेकिन है तो हम ही। तो यानी ये फॉर्म्स हैं, एक पास्ट फॉर्म हो गई, एक प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म हमारी तो अभी नहीं पता चल सकती है, ऑल्दो कुछ ऐप्स हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर जब और बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे लगेंगे, बट वर्ब में हमें ऑलरेडी पता है कि कौन कौन सी फॉर्म्स और किस टेंस में कौन सी फॉर्म्स लगती हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए एक शब्द बदल देने से पूरा काल समय वही चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट एलेक्स परफॉर्म्ड द एक्शन, मतलब एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है हमारा, एलेक्स है, एलेक्स लड़के का नाम है। इन द पास्ट यानी ये जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, मतलब एलेक्स जो भी काम कर रहा है वो भूतकाल में कर रहा है, वो हो चुका है। वेंट शब्द यही दर्शा रहा है ना, दिस इंफॉर्मेशन इज एविडेंट ओनली बाय द वर्ब वेंट, सिर्फ वेंट यही एक ऐसा शब्द है पूरे सेंटेंस में जिससे हमको ये पता चल पा रहा है कि ये एक्शन भूतकाल में हुआ है, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। रॉबर्ट प्लेज हॉकी, अभी जो मैंने गोज वाला बताया ये प्लेज का बता रही हूँ कि रॉबर्ट हॉकी खेलता है, मतलब वर्तमान की एक बात हो रही है। अच्छा, प्लेज हॉकी का बेसिकली मतलब है शायद वो प्रोफेशनल प्लेयर है तो खेलता ही है। मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, और प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो हैबिट दर्शाने के लिए भी होता है और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं उनको दर्शाने के लिए भी होता है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट, पूरब से ही उगता है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि आज पूरब से उगा है कल दक्षिण से उगेगा, ऐसा नहीं है ना, हर बार पूरब से ही उगेगा। वही समझाने और वही चीज़, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, यानी हमेशा हमेशा ये वास्तविकता, ये सच्चाई हमेशा रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो ये प्लेस से हमें समझ में आ रहा है कि रॉबर्ट जो है वो हॉकी खेलता है, ना कि खेलता था, राइट स्टूडेंट्स, समझ में आया। ये है तो स्टूडेंट्स, जैसा कि ये बताया मैंने आपको कि हाँ प्लेज है, वेंट है, इन दोनों शब्दों से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बात हुई है या ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये वाकया जो हुआ है वो कौन से समय में हुआ है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। इज इट क्लियर? तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या क्लियर हो रहा है कि रूल्स ऑफ टेंसेस, ये जो होता है टेंसेस के जो रूल्स हैं वो फाइनाइट वर्ब्स पे एप्लीकेबल होते हैं, यानी हमारे टेंसेस के जितने भी रूल्स होते हैं, जो भी हमने नियम कायदे पढ़े हुए हैं पहले, वो सारे नियम कायदे फाइनाइट वर्ब्स पे यूज़ होते हैं। यानी हम हमारे अनुसार कोई भी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं लिख सकते, या रूट फॉर्म या बेसिक फॉर्म जो होती है वो नहीं लिख सकते। अगर हमने वर्ब की फॉर्म चेंज करी तो उस फॉर्म को चेंज करने का अर्थ है कि वो समय भी चेंज हो जाएगा, जिस कालखंड में बात हो रही है वो कालखंड बदल जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। ये हमें खासा ध्यान रखना होता है, इसीलिए हमें समझ में आ रहा है अभी कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं हमारे, जिस पर टेंसेस के रूल्स लगते हैं, और वर्ब्स को देखते ही समझ में आ जाए कि कौन से समय में बात कही गई है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ही इज़ प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, फिर से हमें यही समझ में आ रहा है कि ये एक्शन कब हो रहा है, अभी हो रहा है, चल रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है। तो ये एक्शन मतलब ही इज़ अ मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम, राइट, ही इज़ अ पार्ट ऑफ, ही इज़ अ प्लेयर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम, और वो उसके लिए खेल रहा है अभी, राइट। नेक्स्ट इज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, तो ये क्या हुआ, हियर द वर्ब इज डायरेक्टली रिफर्स टू व्हाट, सब्जेक्ट इटसेल्फ, राइट। मतलब ये जो है, इस शब्द जो है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या बता रही, वो क्या दर्शा रहा है, द वर्ब इज डायरेक्टली इज रेफरिंग टू व्हाट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही
ही का मतलब हम अभी एलेक्स मानकर चलते हैं कि जो लड़का है उसका नाम एलेक्स ही है, ठीक है। यहाँ ही ना लेकर आप समझिए, एलेक्स भी नहीं, अपन रोहन लेते हैं, ठीक है, नाम रोहन लेते हैं या रोहित लेते हैं, रोहित नाम लेते हैं, ठीक है। रोहित शर्मा हमारे इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, तो यानी रोहित शर्मा इज़, तो यहाँ पर ये इज़ किसे दर्शाता है, हु इज़ द बेस्ट प्लेयर या हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, कौन है, ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये हमें किस शब्द से पता चल रहा है, इसका अर्थ है यहाँ है, और ये है शब्द किसे संबोधित कर रहा है, बेसिकली ही को रिफर कर रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्यों दिया है बेटा, कि क्या ही और इसका आपस में क्या लेना देना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आया कि ही और इस किस तरीके से कनेक्टेड हैं। यानी यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसका लिंक क्या है वो यहाँ समझाया गया है। अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ये फिर से मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़, हो सकता है आपको लगे कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना लें। ये आपको यहाँ पर ही और इस सिर्फ यहाँ पर इसलिए बताया गया है क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिर हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। अब ये वर्ब भले ही हेल्पिंग वर्ब है, भले ही मेन वर्ब है, लेकिन वो सिंगुलर के हिसाब से ही इस्तेमाल होगी, राइट। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही होगी, ठीक है, वर्ब भी हमारी प्लूरल ही होगी। ये थंब रूल है, इसमें कोई हेरफेर नहीं है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूज होने का ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ ये समझिए। और इसी के आधार पर हमारी पूरी फाइनाइट वर्ब जो है वो आधारित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब्स जो है उसमें इस दुनिया में जितनी भी वर्ब्स हैं ना वो सारी आ जाती हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, इनमें से कुछ भी हो, सब कुछ आ जाता है फाइनाइट वर्ब्स में। तो फिर दूसरे टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं, उनका यूज़ क्या है बेटा, एक तरीके की वर्ब अलग अलग भी हो सकती है, अलग अलग केसेस में अलग अलग उनका रोल होता है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि शाहरुख खान अगर पठान मूवी में आ गया तो, और शाहरुख खान अगर जवान मूवी में आ गया तो इसका ये अर्थ तो नहीं है ना कि वो पठान है तो जवान, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब आपका किरदार क्या है, राइट। तो वो किरदार वहाँ क्या निभाया जा रहा है, व्यक्ति एक ही है शाहरुख खान, उसी तरह वर्ब या मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब सेम ही है, लेकिन किस तरीके के सेंटेंस में यूज़ हुई है, वहाँ उसका क्या किरदार है, वहाँ उसका क्या रोल है, उस हिसाब से उसकी जो टाइप है वो बन जाती है। जो हम आगे पढ़ेंगे इनफाइनाइट वर्ब्स, वो वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स से ही निकल कर आए हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट वर्ब्स, बहुत इजी है लेकिन फिर भी कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो हम, जैसे मैंने बताया, बेसिक लेवल से समझ रहे हैं, तो प्लीज़ बिना इस वीडियो को आगे बढ़ाए या स्किप करे हुए देखिएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा भी मिस हो जाता है तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ईट, राइट, या एक बार टू ईट नहीं लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आई वॉन्ट, राइट। अभी मैं लिख रही हूँ दे वॉन्ट, ठीक है। आई प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है इसलिए भी वॉन्ट आया है, दे तो प्लूरल है ही इसलिए वॉन्ट आया है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ शी, तो शी लिखेंगे तब भी क्या हम वॉन्ट ही लिखेंगे क्या? मैंने क्या बताया, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर होगी। वॉन्ट एक प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर कब बनेगी, एस उसमें ऐड हो जाएगा, यानी जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और यहाँ पर शी जो है सिंगुलर ही है ना, एक लड़की के बारे में बात हो रही है, एक लड़की के बारे में बात हो रही है, और जब ये वॉन्ट, ये शब्द जो है वो अपने आप में प्लूरल की तरह बिहेव कर रहा है। आई के साथ वॉन्ट, दे के साथ वॉन्ट, लेकिन शी के साथ क्या आएगा, वॉन्ट्स आएगा, राइट स्टूडेंट्स। शी हो या फिर हम यहाँ ही भी लिखें, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर, अब ये देखिए 3 केसेस हो गए हमारे पास, इन तीनों केसेस में अगर हम आगे लिखें टू
ईट आइसक्रीम, या आइसक्रीम हर बार होता है, इस बार चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट। सो यहाँ पर अगर मैंने लिखा आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, मैं चॉकलेट खाना चाहती हूँ। दे वॉन्ट टू ईट चॉकलेट, वे लोग चॉकलेट खाना चाहते हैं। ही और शी वॉन्ट्स टू ईट चॉकलेट, वो भी बिल्कुल सही है। एक और देख लेते हैं, वी वॉन्ट, ठीक है, ये भी ठीक है, वी वॉन्ट टू ईट चॉकलेट, हम सब लोग जो यहाँ पर हैं, हम सब यहाँ पर जो है वो चॉकलेट खाना चाहते हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड केस, ये थर्ड और ये फोर्थ, अब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ केस एक बार हम छोड़ भी दें, ठीक है, तो आप देखिए थर्ड केस तो है ही और शी वॉन्ट्स है यहाँ पर, जैसा मैंने बताया कि वॉन्ट नहीं होगा, वॉन्ट्स हो जाएगा, और ये भी तो वो भी हुआ ना, वॉन्टिंग, कुछ चाहना, कि इच्छा हो रही है, मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए, और क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, तो ये वर्ब भी तो हुआ ना। यहाँ पर एस अगर लगा लिया तो यहाँ पर ईट क्यों है? यहाँ ईट्स क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? वाई इज इट रॉन्ग? इन केसेस में ये देखिए, ये वाले जो केसेस हैं, यहाँ पर ये दो केसेस हमारे सामने हैं, वॉन्ट, वॉन्ट, वॉन्ट्स और वॉन्ट, यानी वर्ब में जो है डिफरेंस आया क्या? जी हाँ, बिल्कुल आया। इसके अलावा ये देखिए, नंबर ऑफ पर्सन, मतलब लोग जितने हैं उनमें अंतर आया क्या? बिल्कुल आया। पहले और तीसरे केस में एक एक जना ही है, पहले केस में भी एक जना ही है, तीसरे केस में भी एक जना ही है, ठीक है, सिंगुलर है, मतलब इंसान एक है, उस हिसाब से सिंगुलर कह रही हूँ, अदरवाइज आई को हम कैसे करते हैं? प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। तो जना एक ही है, तीसरे केस में भी एक ही जने की बात हो रही है तब भी, और यहाँ पर लोग जो है, यहाँ दे है ज़्यादा हो रहे हैं, तो दे क्या हो सकता है? एक से ज़्यादा होते ही दे हो गया, वी भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, तो यानी लोगों की जो संख्या है वो भी अगर बदल रही है, तो लोगों की संख्या बदल गई, यानी पर्सन। यहाँ पर हमारा वर्ब जो है वो भी चेंज हो रहा है, तो यानी वर्ब। लेकिन इन दोनों के चेंज होने के कारण आगे आने वाली एक और वर्ब है, उसके अंदर कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है जब, तो क्या वो भी फाइनाइट वर्ब होगा क्या? जी नहीं, वो फाइनाइट वर्ब्स नहीं कहलाते हैं। और यहीं पर ही हमारा फाइनाइट वर्ब्स से जो निकलकर दूसरे प्रकार के वर्ब्स बने हैं जो कि नॉन फाइनाइट हैं, और नॉन फाइनाइट के भी कुछ टाइप्स हैं, मल्टीपल टाइप्स हैं, जो हम आगे अब देखेंगे, राइट। तो ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है और एक तरीके का एग्जाम्पल दिया है, इसके अलावा और भी हैं जिसके अंदर हम जीरंड भी पढ़ेंगे, उसके अलावा हम पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे, हम ये सब देखेंगे। ये मैंने आपको एक सिंगल एग्जाम्पल दिया है कि इनके ऊपर फिर क्या लागू नहीं हुआ, टेंस के वो रूल्स नहीं अप्लाई हुए जो फाइनाइट वर्ब्स पे हम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब किस तरीके से फिर कौन से रूल अप्लाई होंगे, कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे, अब हम वो देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं? ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स, ये एक्चुअल वर्ब्स नहीं होते। ईट तो मैम खाना, ईट क्या होता है? खाना, तो वो तो वर्ब ही हुआ, एक्शन ही तो हुआ, तो वो खाना ही है, तो फिर वो वर्ब कैसे, असली वर्ब क्यों नहीं हुआ? देखते हैं और समझते हैं। They do not work as verbs in the sentence, rather they work as nouns, adjectives और adverbs। अब बेटा adverbs हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं जो आपको एग्जाम्पल अभी समझाऊंगी वो ज़्यादातर nouns और adjectives को लेकर समझाऊंगी, ठीक है। Non-finite verbs do not change according to the number person of the subject because these verbs, also called verbals, do not have any direct relation to the subject। यहाँ मैं आपको क्या बता रही हूँ, पहले तो ये कि non-finite verbs को वर्बल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन पर कितने लोग हैं, जो नंबर और प्लूरल सिंगुलर, और जो वर्ब का कौन सा वर्ब लग रहा है, कौन सा फॉर्म लग रहा है, वो वाला उस पर असर नहीं पड़ता। दूसरा, डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था, ही is playing, he is playing, इसमें ये is जो है वो किसे दर्शा रहा है? हमारे he को दर्शा रहा है।
यानी इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है ही, इसीलिए मैंने उस एग्जाम्पल पर आपको गौर ध्यान देने को कहा था कि गौर से देखिए ताकि आगे समझ में आए। इस जो है डायरेक्ट ही से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ही से जुड़े हुए का मतलब ये नहीं है कि ही के जस्ट बाद आ गया, जस्ट पहले आ गया, वो कहाँ प्लेसमेंट कहाँ पर है इस वर्ब का, उससे लेना देना नहीं है बेटा। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा वो वाले वर्ब जो एकदम साथ में जुड़े हुए आ गए तो वो वाले हमारे डायरेक्ट रिलेशन, वो नहीं। यहाँ पर रिलेशन का बेसिकली मतलब, हालांकि मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, साथ में ही जुड़ा हुआ होता है, बट उस हिसाब से उस तरीके से आपको इसको समझना नहीं है। समझना इस तरीके से है कि यहाँ पर इस जो है वो किसे दर्शा रहा है, इस जो है वो ही को दर्शा रहा है। आई वॉन्ट, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई वॉन्ट, वी वॉन्ट, दे वॉन्ट, ही और शी वॉन्ट्स, ये जो एग्जाम्पल थे इसमें जो वॉन्ट शब्द है ना वो किसे दर्शा रहा है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसे, चाहे आई है, चाहे वी है, चाहे ही है, चाहे शी है, ठीक है। ये सब जो है या दे है, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं वॉन्ट उसे दर्शा रहा है, लेकिन ईट जो शब्द था ना वो किसी सब्जेक्ट को नहीं दर्शा रहा था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, पहले इसको हम क्लियरली समझते हैं। तो यहाँ पर टेंसेस के वो रूल यहाँ पर इन वाली जो वर्ब्स हैं उन पर अप्लाई नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स दे बिकम द सब्जेक्ट देमसेल्व्स। कुछ केसेस में ये होता है कि ये वर्ब्स जो होती हैं ना वही सब्जेक्ट बन जाती हैं सेंटेंसेस का। मैम ये कितना कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल इस मोमेंट पे, इस जगह पे बिल्कुल हो सकता है कि आपको कंफ्यूजिंग लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ बेटा, शुरू में जब हम या तो कोई नया कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं या कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं या कोई ऐसा कोई भी नया कॉन्सेप्ट जब समझ रहे होते हैं, पहली बार अगर कुछ समझ रहे हैं तो शुरू में जब पहली बार सुनते हैं वो कंफ्यूजिंग लगता ही है, लेकिन जब उसको हम एग्जीक्यूट करने लगते हैं तब हमें क्लैरिटी आती रहती है उस चीज़ की, ठीक है। जैसे फार्मूलाज होते हैं तो फार्मूला हम लोग याद तो कर लेते हैं लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं आता है, वो जब हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो क्लियर हो जाता है। तो जिस मोमेंट आपको एग्जाम्पल समझ में आने लगेंगे, ये पूरी बात जो मैंने आपको यहाँ बताई वो बिल्कुल आपको फिर कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगी और अच्छे से ईजी हो जाएगी कि किस तरीके से ये ऐसे रूल्स क्यों नहीं यहाँ अप्लाई हो रहे, वहाँ क्यों अप्लाई हो रहे हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। ये यहाँ पर ये जो बात कही हुई है ना, ये इन्हीं बातों को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक बात इन्फिनेटिव के लिए लागू होती है, एक बात जेरंड के लिए लागू होती है और एक बात पार्टिसिपल के लिए लागू होती है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो रूल्स है ना इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। तो हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से। अब यहाँ देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब, इनके पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म और फिर से फर्स्ट फॉर्म। ये ऐसा क्यों बनाया है वो आपको अभी पता चलेगा, डोंट वरी। लेकिन फर्स्ट फॉर्म जो है उसके नीचे लिखा है मैंने इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये जिस तरीके से भी ये फ्रेमिंग हुई है वो फ्रेमिंग कैसे हुई है। तो यहाँ देखिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई लव टू डांस। क्या है? आई लव टू डांस, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। यहाँ पर आई की जगह अगर शी या ही ये भी लिखूँ और फिर आगे क्या हो जाएगा, लव ही रहेगा क्या? लव ही रहेगा क्या यहाँ पर? जी नहीं, यहाँ पर चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर ही रहेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लव्स आ जाएगा, एस जुड़ेगा। अब ये भी सिखाया था ना, तो यहाँ क्या होगा, आई लव टू डांस, ही और शी लव्स टू डांस। हो गया, ये तो क्लियर है। अब यहाँ एक चीज़ और समझिए, जो यहाँ पर हम थोड़ा सा ओके, यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर देखें तो लव और डांस, ये जो दो शब्द हैं, क्या ये दोनों ही मेन वर्ब्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये दोनों के दोनों ही मेन वर्ब्स हैं। इनके अंदर ये नहीं है कि अच्छा पहले वाला जो शब्द आ गया वो तो मेन वर्ब है और जो बाद में आया है वो
हेल्पिंग वर्ब कह देंगे हम। जी नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही मेन वर्ब्स हैं, दोनों ही कौन से हैं, एक्शन वर्ब्स है बेटा। इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब्स होता है वो मैंने आपको सिखाए हैं, कौन से बी फॉर्म्स होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। इसके अलावा डू वाले होते हैं, और क्या होते हैं, अच्छा डू मैंने आपको तब भी बताया था कि वो मेन वर्ब के हिसाब से भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा हैव वाले वर्ड्स होते हैं, राइट। तो यानी ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके अलावा जो वर्ब्स होती हैं, जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, वो हैं वो तो ये दोनों ही मेन वर्ब्स हैं, लव भी और डांस भी। लेकिन और नेक्स्ट वाले सेंटेंस में भी हम बात करें तो ये लव और ये जो डांस है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी मेन वर्ब्स ही हैं, येस और नो। अब यहाँ हम अगर बात करें कि मैम ऐसा क्यों हुआ कि इस लव पे तो असर पड़ रहा है, इस वाले पे असर पड़ रहा है, लेकिन ये बाद वाले पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, मैम ऐसा क्यों है। तो स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए है, इस लव मैंने आपको पहले सिखाया था, सबसे पहले तो ये वाली जो मेन वर्ब है ये हमारी डायरेक्टली सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, पहले तो ये क्लियर करो। सिखाया था ना पहले, जैसे ही इज़ प्लेइंग वाला जो एग्जांपल दिया था कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पहली चीज़ तो ये कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक तो ये कारण है। दूसरी चीज़ एक और सीखिए, ये डांस जो है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है, डांस फर्स्ट फॉर्म है। मैंने जब टेंसेस भी आपको पढ़ाए थे तो उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के बारे में जो बताया था, सिखाया था, वो ये था कि ये आपको याद ही करनी पड़ती है, देयर इज़ नो फार्मूला। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे या बना सकते हो सेकंड, थर्ड फॉर्म जो होती हैं। फर्स्ट फॉर्म तो होती है कि बेसिक रूट फॉर्म जो होती है, मतलब जो शब्द अपने आप में जैसा होता है, बना जैसा होता है। अब ये डांसिंग अगर लिखेंगे तो आईएनजी इसमें लगाना पड़ेगा। डांसिंग अपने आप में शब्द नहीं है, डांसिंग बनता है शब्द, कैसे, आईएनजी लगाने पर। डांस अपने आप में एक शब्द है, रूट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म तो वो होती है। उसके बाद कभी ईडी लगाते हैं, कभी आईएनजी लगाते हैं, कभी ईएन लगाते हैं, टी लगाते हैं। आईएनजी अलग होता है, जो अभी हम सीखेंगे, वो वर्ब की फॉर्म्स में अभी अलग वे में है, वो हम अभी सीखेंगे। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म जो है उसमें ईडी लग जाएगा, ईएन लग जाएगा, कुछ में ऐसे रूल नहीं, कभी सिर्फ टी लगेगा, अलग अलग रूल्स हैं। तो वो अलग अलग ऐसे सफिक्स लगते हैं जो आपको याद करने होते हैं। तो आप चार्ट के थ्रू भी याद कर सकते हैं, एक चार्ट मैं भी आपको इस वीडियो के साथ प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो आप उसे भी देखिए। लेकिन विद रीडिंग ओनली यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन आइडेंटिफाई अ वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट तो इजी होता है पहचाना, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको वैसे ही समझनी होगी, रीड कर करके तभी आपको समझ, इसका और कोई तरीका नहीं होता, याद करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म्स की बात हो चुकी है हमारी, लेकिन मैम पहली वाली पर असर है, दूसरी वाली पर क्यों नहीं। एक तो ये कि फर्स्ट वाली जो है सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, उसे ही रिफ़र कर रही है, यानी लव किसे दर्शा रहा है, आय के लव, किसके लव को दर्शा रहा है, किसके प्रेम को दर्शा रहा है, आय के, यानी सब्जेक्ट के, ठीक है। उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म रूल क्या है, उसके पहले अगर टू जुड़ा हुआ हो, तो ये देखिए, ये डांस जो है वो अकेला नहीं है, ये टू डांस है। समझ में आया कि ये टू डांस है, इसलिए यहाँ पर ही इस तरीके से जुड़ा हुआ है। और कभी भी टू के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, भले ही मेन वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। यानी ये सब्जेक्ट में कोई भी बदलाव आए, सब्जेक्ट में कोई भी बदलाव आए या वर्ब में कोई भी बदलाव आए, सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सिंगुलर, प्लूरल है, इनफैक्ट टेंसेस का भी डिफरेंस हो जाता है तो भी इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आया, ये सेम रहता है। और इसे ही क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव। तो ये ये बहुत आसान होता है इनको पहचानना, लेकिन लिखे हुए को तो पहचानना आसान होता है। हमें लिखे हुए को सिर्फ पहचानना थोड़ी है, हमें सेंटेंसेस भी तो फ्रेम करने होते हैं। तो जैसे शी लव्स टू डांस, शी लव्स टू ईट, इस तरीके से जो है ना, शी लव्स टू रन। अब ये भी मैं सिमिलर तरीके के सेंटेंसेस बना रही हूँ, लेकिन आप भी अपनी तरफ से इस तरीके के सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप इन्हें फ्रेम करना और इस्तेमाल करना सीखें। राइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है, आगे बढ़ें। अब फर्स्ट फॉर्म के बाद वापस से हम फर्स्ट फॉर्म पर ही चलते हैं। डांसिंग की बात हो रही है, अब फिर से मैं आपको एक सेंटेंस बनाकर बताती हूँ। यहाँ अगर मैं लिखूँ आई एम डांसिंग, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि मैं अभी डांस कर रही हूँ, नाच रही हूँ, ठीक है। या ये कहना चाहिए कि
आई एम टीचिंग, अभी तो मैं पढ़ा ही रही हूँ ना, आई एम टीचिंग। तो अभी जो एक्शन हो रहा है वो क्या है, पढ़ाने का है। तो टीचिंग क्या हो गया, पढ़ा। क्या ये कौन सी वर्ब हुई, ये हमारी फाइनाइट वर्ब ही हुई कि एक्शन जो अभी चल रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक दूसरा सेंटेंस बनाऊँ कि टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊँ यहाँ पर कि टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, तो यहाँ पर ये जो टीचिंग है ये क्या मैं अभी पढ़ा रही हूँ वाला अर्थ देता है क्या? ये जो टीचिंग शब्द है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, वो अर्थ दे रहा है क्या? जी नहीं, मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये अर्थ सिर्फ इस वाले टीचिंग से समझ में आता है, ना कि इस वाले टीचिंग से समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करा है, यहाँ पर हमने टीचिंग एज अ नोबल प्रोफेशन के हिसाब से उसको बता रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन, एक बहुत ही अच्छा काम क्या है, वर्किंग प्रोफेशन कौन सा है, टीचिंग। तो उस हिसाब से ये क्या होगा, जब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाता है, जब फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाता है, ये वो वाला रूल है बेटा, ठीक है। तो ये वो वाला रूल है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाता है, और उसे कहा क्या जाता है, इसे ही कहा जाता है जीरन, राइट, जीरन। तो ये इसे कहा जाता है, तो ये जीरन की तरह हो जाता है, यानी वो हमारे वो वाले वर्ड्स या वो वाली वर्ब्स जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म, जिनके साथ ing लग जाता है और जो नाउन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, जो सेंटेंस में एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, कि यहाँ पर ये क्या प्रोफेशन जो है, तो प्रोफेशन भी एक नाउन ही होता है ना, तो कौन सा प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन। जैसे हम बोलते हैं ना टीचिंग प्रोफेशन, तो क्या है, टीचिंग प्रोफेशन है ये बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अभी क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये एक एक्शन हो रहा है बेटा, ठीक है, ये एक एक्शन हो रहा है। तो वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझना ही होगा कि किस तरीके से ये जो शब्द है उसका किस अर्थ में उपयोग किया गया है, और उस शब्द को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पर इसका ये अर्थ निकले। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, दोनों में टीचिंग शब्द है, लेकिन क्या अर्थ दे रहे हैं वो आपको समझना ज़रूरी है। ऑलराइट, अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने इन्फिनेटिव को देख लिया है, यहाँ हमने जीरन को भी देख लिया है। अब तीसरा टाइप कौन सा था हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का, पार्टिसिपल्स। तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो पार्टिसिपल के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे देखेंगे किस तरीके से वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर आपसे एक सेंटेंस लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ब्रोकन विंडो, ब्रोकन विंडो जो है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि किस तरीके से एडजेक्टिव्स भी इनमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोकन विंडो है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि विंडो जो है वो किस तरीके की है। अब एक चीज़ और देखिए, जो ब्रेक शब्द है, देखिए सी द स्टाइलिश इज़ ऑलवेज वेरी नाइस, कि हमेशा कलरफुल लिखता है, होली भी है तो इसलिए शायद कलरफुल, राइट। तो देखिए ब्रेक जो है, ब्रेक शब्द बेसिकली क्या है, ये कार में लगाने वाले ब्रेक्स नहीं है, उसकी स्पेलिंग भी अलग होती है। ये ब्रेक क्या है, ब्रेक करना, ठीक है, तो कोई तोड़ देना, वो वाला ब्रेक भी नहीं है कि थोड़ा सा समय ले लिया, नो, ये ब्रेक मतलब तोड़ना। तो ब्रेक और ब्रोकन, तो ब्रोकन क्या ब्रेक का ही एक पास्ट पार्टिसिपल है क्या, बिल्कुल है, ये थर्ड फॉर्म बनती है, en लग गया, थर्ड फॉर्म बनती है, तो ये एक पास्ट पार्टिसिपल हुआ। एक तो ये चीज़ हमने देखी। दूसरा, ब्रोकन विंडो, इसका अर्थ क्या हुआ, जो विंडो है, जो खिड़की है, वो टूटी हुई है। विंडो कैसी है बेटा, टूटी हुई है। जब भी हम ये बात कर रहे होते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, जैसे अगर कार की बात करें तो दैट कार वॉज वेरी फास्ट, तो कार कैसी है, फास्ट है, या फूल कैसा है, सुंदर है। तो ये जो कैसा है या कैसी है,
इसको जो उत्तर करता है, जो उसका जो आंसर देता है, वही क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव कहलाता है या नहीं है, कहलाता है। यहाँ पर जो ब्रोकन है वो एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है कि एक, तो यहाँ पर एडजेक्टिव भी शामिल होते हैं। ये समझ में आया। अब यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा ये हिंट दिया है, एक छोटी सी बात समझाई है पार्टिसिपल्स को लेकर। आगे जब हम और अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको ये जो बात मैंने अभी बताई है वहाँ पर एप्लीकेबल होगी। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ देखिए, एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले, यानी एलेक्स जो है वो कहाँ गया, अब्रॉड गया। अब्रॉड मतलब बाहर गाँव यानी दूसरे देश गया, अपने देश से बाहर किसी भी दूसरे देश या फॉरेन कंट्रीज़ जो होती हैं अब्रॉड कहा जाता है। वहाँ गया किस लिए, खेलने के लिए, टू प्ले। यहाँ पर अगर एलेक्स यानी यहाँ पर तो एक व्यक्ति है, अगर ज़्यादा भी लोग हो जाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो टू प्ले है ये किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होता। ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। वेंट और प्ले दोनों ही इस सेंटेंस में मेन वर्ब्स हैं। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आपको समझाने के लिए, मेन वर्ब और ये भी मेन वर्ब है। ठीक है, ये दोनों ही मेन वर्ब्स हैं। ये जो जिसके पहले टू लगा हुआ है तो हमारा क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का ही रूल था ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रूल है हमारा किसका बेटा, इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव वर्ब्स जो होते हैं, सेंटेंसेस जिसके अंदर दो मेन वर्ब्स अगर आ रही हैं, पहली वर्ब मतलब एक वर्ब जो होती है जो सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होती है। सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होने का अर्थ है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो वाली मेन वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वो वाली मेन वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। तो यानी सब्जेक्ट और वो वाली मेन वर्ब साथ साथ काम करते हैं। लेकिन ये वाली हमारी टू के साथ जुड़ी हुई जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, या जो मेन वर्ब है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, कहाँ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी बेटा, जो टू के साथ जुड़ी हुई है, और इसे ही क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव। राइट, नेक्स्ट इज प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब। मतलब क्रिकेट खेलना उसका एकमात्र इज हिज ओनली जॉब, एकमात्र काम यही है कि जब देखो क्रिकेट खेलते रहते हैं। ठीक है, ये पार्टिसिपल्स में आ गया। प्रेजेंट का है इसलिए ING आ गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा, वो हम डिटेल में तो आगे देखेंगे, अभी वापस आएगा। बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जुड़ जाए। तो प्लस ING जो होता है हमारा वो बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर। अब देखिए, प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब, यहाँ पर क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना जो है वो यहाँ पर प्लेइंग शब्द जो है वो किस तरीके से कार्य के रूप के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और ING लग रहा है। यहाँ पर ये किसी नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है क्या, जी नहीं, नाउन की इस्तेमाल, क्रिकेट खेलना बेसिकली बताया जा रहा है, इज हिज ओनली जॉब, एक काम के लिए नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है क्या। यहाँ प्लेइंग क्रिकेट जो है ये पूरा नाउन बन रहा है बेसिकली देखा जाए तो, है ना। और इसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल हुई है वर्ब इस्तेमाल हुई है वो कौन सी हुई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी वो, क्योंकि ING आ गया है तो हमें समझ में आएगा कि प्रेजेंट का ही वो है। प्लेइंग इज हेल्दी, अगर मैं बोलूं कि प्लेइंग खेलना, प्लेइंग, ठीक है, इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ये अगर हम करें तो प्लेइंग इज बेनिफिशियल लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लेइंग है ये अलग रूप में यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ पर खेल रहे होने की बात नहीं हो रही है, जो अर्थ है वो अलग आ रहा है। तो यहाँ पर ये जिरंड के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन भी है और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये नाउन भी है जो कि क्रिकेट को दर्शा रहा है, क्रिकेट खेलना, सिर्फ खेलना नहीं, क्रिकेट खेलना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे है क्योंकि ING लग गया है। राइट स्टूडेंट्स, आई हैव अ ब्रोकन बैट। तो यहाँ पर ब्रोकन क्या है, मतलब हमारे अगर बैट की बात करें यहाँ पर तो बैट कैसा है, टूटा हुआ है। तो
टूटा हुआ क्या हो गया, उस बैट की खासियत हो गई, तो एडजेक्टिव हो गया, यानी एडजेक्टिव्स को भी अपने आप में शुमार कर रहा है ये। तो आई हैव अ ब्रोकन बैट, दूसरा ई एन अगर लगा हुआ है सो दैट शोज दैट इट इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, अब यहाँ पर सिर्फ लिखा होता आई हैव अ पेन, तो वो थोड़ी पास्ट या प्रेजेंट पार्टिसिपल उसकी कैटेगरी में आएगा क्या, आई हैव अ पेन पास्ट पार्टिसिपल की कैटेगरी में नहीं आता, ई एन आएगा, ब्रोकन में ई एन आएगा, तभी समझ में आएगा। वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट, ये हमारा जीरंड हुआ, ठीक है। वॉकिंग एक मतलब वॉक करना, चाहे सुबह कर रहे हैं वॉक, चाहे शाम को वॉक कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की हैबिट होती है ना, तो वॉकिंग करना हमेशा हेल्दी और एक अच्छी आदत होती है। तो ये क्या हो गया, हमारा जिरंड हो गया। राइट स्टूडेंट्स, इतना हमें क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। क्या हम अब आगे बढ़ें पार्टिसिपल्स को, और ये जितने भी हमने इन्फिनिटिव्स और ये जब जो किए हैं हमने अभी यहाँ पर सॉल्व, क्या हम उन्हें अभी आगे बढ़कर देखें। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देख लेते हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या होता है, अब पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म वेयर दे रिटेन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ बोथ वर्ब्स एंड अडॉप्ट दोज ऑफ द एडजेक्टिव्स। जैसे मैंने अभी आपको पार्टिसिपल में अभी जैसे ब्रोकन विंडो का जो एग्जाम्पल दिया है, उसमें क्या बताया था कि उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स और जो फंक्शंस होते हैं वो वर्ब के तो होते ही हैं, उसके अलावा एडजेक्टिव की क्वालिटी खासियत भी होती है। जैसे ब्रेक जो होता है वो एक तरीके का वो वर्ब ही तो है ना, मेन एक्शन वर्ब है, लेकिन एडजेक्टिव की खासियत कि भाई जब हम उसे लिखते हैं ब्रोकन विंडो, टूटी हुई विंडो, तो मतलब विंडो कैसी है, खिड़की कैसी है, टूटी हुई है, कैसी या कैसा का उत्तर क्या है, एडजेक्टिव हमारा। राइट, अब यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं, और सबसे पहले है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जो हमारा वर्ब होता है, तो जो मेन वर्ब है या जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, या ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि सिर्फ वर्ब भी लिखा हो तो इट मीन्स वो बेसिक जो रूट वर्ड होता है उसे ही डिनोट करता है। तो रूट वर्ड के साथ जब आईएनजी लग जाए वही क्या होता है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। राइट, तो यहाँ देखिए, हैव आई बिकम अ लाफिंग स्टॉक, तो यहाँ पर लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है बेटा हंसी का पात्र। राइट स्टूडेंट्स, तो हैव आई बिकम ए लाफिंग स्टॉक, क्या मैं हंसी का पात्र बन गया हूँ या बन गई हूँ, ये यहाँ पर एक सेंटेंस कहा गया है। इसके अंदर जो LAUGH लाफ, ये बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसके साथ हमने क्या ऐड करा है बेटा, ING ऐड करा है। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से ये मैंने एग्जाम्पल आपके लिए तैयार किया है। यहाँ पर लाफिंग लेकिन अकेले आएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। हैव आई बिकम अ लाफिंग स्टॉक, क्या मैं एक लाफिंग या हंसी का पात्र बन गई हूँ। ये जो स्टॉक है ना, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड। जैसे अभी प्लेइंग क्रिकेट बताया तो क्रिकेट आया उसके अंदर, मतलब क्या खेल रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं वॉट आर वी प्लेइंग। ब्रोकन विंडो है तो इट्स ब्रोकन, वॉट इज़ ब्रोकन विंडो। राइट, तो ये हमें बताना है, ये हमें समझाना होता है कि ये हमेशा जो नाउन होता है वो साथ में आता है इसके अंदर। राइट, सो अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म वेयर दे रिटेन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ बोथ वर्ब्स एंड ऑफ एडजेक्टिव्स एज वेल। ये एडजेक्टिव का ही है कि कैसा बन गए हो, लाफिंग स्टॉक बन गए हो, यानी जो व्यक्ति जैसा बन गया है वो कैसा बन गया है, लाफिंग स्टॉक बन गया है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, साइकिलिंग इज़ अ वेल राउंडेड एक्सरसाइज। तो साइकिलिंग क्या है, यहाँ पर हमने लिखा साइकिल, CYCLE, साइकिल लिखा। ये मेन ये क्या होता है, बेसिकली एक नाउन हुआ ना साइकिल, तो लेकिन साइकिलिंग क्या हो जाता है, एक एक्शन हो जाता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आई एम गोइंग टू साइकिल, या आई एम गोइंग फॉर अ साइकिलिंग, आई एम गोइंग फॉर साइकिलिंग, नॉट अ नहीं आएगा, आई एम गोइंग फॉर साइकिलिंग, तो वहाँ पर वो पूरी एक्शन वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पर एक तरीके की प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है कि साइकिलिंग का मतलब हो गया साइकिल करना, यानी साइकिल चलाना। वो करने से क्या होता है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज एक होती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ उस तरीके से इसको बताया गया है, तो मेन वर्ब के साथ यहाँ ING जोड़ दिया गया है, सीधी सी बात है। तो साइकिलिंग इज़ अ वेल राउंडेड एक्सरसाइज, ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और ये प्रेजेंट है, दोनों ही क्या प्रेजेंट में आ रहे हैं, जी हाँ, दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म में ही है, क्योंकि जो शब्द है, जो मेन वर्ब है, उसके साथ ING लग गया है। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़े।
नेक्स्ट है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, देखिए ईडी लग जाएगा, डी, टी, ई एन और एन ये लग जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेक मैंने आपको बताया था, तो ब्रेक के अंदर ब्रोकन, तो ब्रेक के अंदर वो ई एन ऐड हो गया ना, तो ईट का कई बार एट हो जाता है और ईटन हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग इस तरीके से जो चेंज होता है, वर्ब्स की जो चेंज होते हैं तो वो किस तरीके से चेंज होते हैं। और जो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, मेन वर्ब के साथ इनमें से कुछ एक लग जाता है, राइट। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव टेकन अ हिंट। तो ये जो वर्ब कौन सी हुई, टेक है, और टेक के साथ क्या लगा दिया है, एन। हमें सिर्फ एन लगाने की ज़रूरत हुई। कुछ में ई एन दोनों शब्द लगाने पड़ते हैं, दोनों लेटर्स एक्चुअली लगाने पड़ते हैं, कई बार एक ही लगाना पड़ता है, तो इसे आप याद कर लें, ठीक है। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ये पास्ट पार्टिसिपल के हो गए। सो आई हैव टेकन अ हिंट। हैव यू गिवन इट इनफ थॉट, क्या तुमने इसके बारे में काफ़ी सोचा है। तो गिवन, तो ई एन लग गया है यहाँ पर, अगेन पास्ट पार्टिसिपल। अब हम आ गए हैं हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल पे। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल तो हमें मालूम ही है कौन कौन से है, उसके पहले बस हैविंग लग जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैविंग सेड दैट आई वॉज क्वाइट वरिड, ईडी लग गया, आई वॉज क्वाइट वरिड, मैं चिंतित था या थी। हैविंग स्टेप्ड आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन आई सॉ अ होल न्यू वर्ल्ड, ईडी लग गया, ठीक है, ईडी लग गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यही है कि किस तरीके से हमारे जो पार्टिसिपल्स के अंदर एक्शन वर्ब्स जो होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं, उनके साथ हम लोग या तो आईएनजी या ईडी या फिर क्या लगा देते हैं, ईएन, डी, टी, सिर्फ एन या ईएन, इस तरीके से हम सफिक्सेस लगा देते हैं। उस हिसाब से उसमें जो बदलाव आ जाता है, ठीक है। ये सफिक्सेस लगते कैसे हैं बेटा, डिपेंडिंग ऑन द टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी अगर हम कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उस केस में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया, आगे बढ़ें। यहाँ अब आ गए हैं हम जीरन पे। जीरन में भी क्या होता है, आईएनजी लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, लेकिन the verb having ing endings that function like nouns in sentences are called gerunds. नाउन की तरह ये बिहेव करते हैं सेंटेंस में, यानी ing तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लगता है, लेकिन क्या वो नाउन की तरह ही बिहेव करेगा हर बार क्या। तो यहाँ पर ये जेरंट जो है वो हर बार नाउन की तरह बिहेव करता है, राइट स्टूडेंट्स। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, यानी जो स्मोकिंग करना होता है वो सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीना बेसिकली सेहत के लिए हानिकारक है। यहाँ पर ये स्मोकिंग को किस तरीके से दर्शाया है, स्मोकिंग का अर्थ अपने आप में हो रहा है दैट, अगर मैं यहाँ बोलूँ ही इज़ स्मोकिंग, तो इसका मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो व्यक्ति अभी इस समय सिगरेट पी रहा है, इस वक्त पी रहा है सिगरेट। लेकिन जब यहाँ पर इसकी बात हो रही है स्मोकिंग की, तो हम इसको इस समय स्मोकिंग हो रही के हिसाब से नहीं दर्शा रहे हैं, हम इसको एक ओवरऑल एक्टिविटी के हिसाब से दर्शा रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी गलत है, ये जो हरकत है, ये जो काम हो रहा है, ये काम गलत ही है। बट ये सेंटेंस पढ़ते समय क्या ऐसा कोई काम हो रहा है क्या, ये सेंटेंस पढ़ते समय इस सेंटेंस में क्या कोई सिगरेट पी रहा है, नहीं। एक एक्टिविटी की बात हो रही है कि स्मोकिंग है, चाहे ज़िंदगी में कभी भी सिगरेट पी जाए वो गलत ही है ना। वो इंजूरियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक। तो सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, राइट स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये एग्जाम्पल हम देख भी चुके हैं। आई लव स्विमिंग, ये भी हम देख चुके हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और देखिए, आई लव स्विमिंग में ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया है, मैं अगर दे आ जाएगा, दे लव स्विमिंग, ठीक है, तो भी क्या डिफरेंस कुछ पड़ेगा क्या स्विमिंग शब्द पे, नहीं।
यानी ये शब्द जो है एक नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं, नाउन की तरह यानी नाम की तरह इस्तेमाल होते हैं बेटा। और नाम की तरह यानी नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग जो पढ़ा था ना नाउन में, तो नाम की तरह इस्तेमाल होते हैं, यानी हम इसे किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर रहे हो, ये इनमें बदलाव नहीं आता है, इनमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। स्विमिंग की सेकंड थर्ड फर्स्ट फॉर्म कुछ नहीं लगेगी, इनमें भी कोई फॉर्म्स नहीं लगेंगी, क्योंकि ये एक तरीके से नाम की एक एक्टिविटी का नाम है। यहाँ पर आई लव स्विमिंग, मुझे स्विमिंग करना पसंद है, लेकिन अभी तैर रही थोड़ी हूँ, तो ये एक एक्टिविटी हो गई बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये बेसिकली जानना होता है कि जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है उसका यूसेज किस रूप में हो रहा है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ईजीएस्ट होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले जब टू लगा हुआ होता है, तो यानी मेन वर्ब से पहले टू लग जाता है, दैट इज इट। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, मूवीज़ लिख देती हूँ, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़। एंड फुल मेरा जो पेन है देखिए फुल ऑन कलरफुल एकदम लिख रहा है देखिए, राइट। तो आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, मुझे फिल्म्स देखना, मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। इसमें दो मेन वर्ब्स हैं, कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारा लाइक और दूसरा है हमारा वॉच, दूसरा है हमारा वॉच। ठीक है, ये दो मेन वर्ब्स हैं। यहाँ दो मेन वर्ब्स के अंदर जब वॉच शब्द है, मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म्स के रूप में नहीं आती हैं, यानी अगर आ रही हैं तो हमें किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ वॉच के साथ हमने ing ऐड करा है। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूँ, अगर मुझे इन्फिनेटिव में बनाना हो तो मुझे कैसे लिखना होगा? आई लाइक टू वॉच, आई लाइक टू वॉच मूवीज़। ठीक है, आई लाइक टू वॉच मूवीज़, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, आई लाइक टू वॉच मूवीज़। अर्थ दोनों का सेम ही है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ये जो टू वॉच है वो एक ही आइडेंटिटी की तरह इस्तेमाल होता है। लाइक मेन शब्द है, मेन वर्ब है, जो कि ये जो मेन शब्द की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हमारे सब्जेक्ट पर है, तो ये लाइक और आई कनेक्टेड है बेटा, राइट। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पढ़े कि द टू प्लस वर्ब फॉर्म्स where the verbs are at their base और stem forms, root forms भी कहते हैं बेटा, ठीक है। forms while they function as nouns, adjectives और adverbs instead of verbs। मतलब यहाँ पर ये नाम आपको पढ़ने में लगेंगे जैसे मानो verbs हैं, लेकिन इनका जो रोल रहता है या तो noun वाला रहता है या adjective वाला रहता है या adverb वाला रहता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखिए, I wanted to help you out, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता था या चाहती थी। तो यहाँ पर देखिए want जो है उसके साथ ed लगा हुआ है। ed कब लगता है? पास्ट पार्टिसिपल में। तो हमें यहाँ पर एक सेंटेंस में हम सब समझते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए किस तरह से। सो आई वॉन्टेड, तो ई लगा हुआ है, तो वॉन्टेड क्या हो गया यहाँ पर? वॉन्टेड यहाँ पर हमारा पार्टिसिपल की कैटेगरी में आ गया। और कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल की कैटेगरी में आ गया। टू हेल्प यू आउट, चूंकि दो मेन वर्ब्स हैं, ये भी मेन वर्ब ही है ना, वांट चाहना कुछ, और हेल्प दोनों मेन वर्ब्स हैं, लेकिन एक मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ है, तो ये आ जाएगी पार्टिसिपल की कैटेगरी में। कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल। और ये कौन सी कैटेगरी में? इन्फिनेटिव की कैटेगरी में। आया समझ में? हुआ क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आर यू ट्राइंग टू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? तो यहाँ पर ट्राइंग क्या हो गया हमारा? ट्राई के साथ हमने ing लगा दिया है, जो कि हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिस्सा हो गया है। आर यू ट्राइंग टू गो, तो ये टू गो वापस से गो भी तो ये होता है ना जाना, कि जाना, ये भी तो मेन वर्ब ही हो गया ना हमारा। क्या आ गया? इन्फिनेटिव। आई जस्ट लव टू फ्लॉन्ट माई न्यू फरारी। टू फ्लॉन्ट मतलब मुझे अपनी जो नई फरारी गाड़ी होती है ना,
वो मैंने जो ख़रीदी, मुझे अपनी नई गाड़ी ये जो फरारी है उसका दिखावा करना, सबको दिखाना कि देखो मेरी, और उसको खूब ज़ोर शोर से कि सब देख रहे हैं, मुझे बड़ा पसंद है, ये है बेसिकली। सो आई जस्ट लव भी क्या हुआ हमारा, एक्शन है, मेन वर्ब है, यस। तो आई जस्ट लव टू फ्लॉन्ट। अब यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई भी टेंस में बात हो रही हो, लेकिन ये जो है टू फ्लॉन्ट, इसमें कोई बदलाव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है हमारा, ये हमारा बिल्कुल इसी तरीके से फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही बनी है। इस पर चाहे नंबर ऑफ़ पीपल कितने भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन सी टेंस इस्तेमाल हो रही है, कौन सा वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीरन में भी यही है स्टूडेंट्स की, जीरन में जो है वर्ब वो एक नाउन के रूप में इस्तेमाल होती है, और इसी वजह से इसी फॉर्म में इस्तेमाल होने की वजह से ही उसमें क्या होता है, चाहे किसी भी उसमें बात हो रही हो, वो एक नाउन की तरह और वर्ब की तरह दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन एडजेक्टिव का रोल वो नाउन का रोल ज़्यादा प्ले करता है। जैसे मैंने अभी आपको स्विमिंग के बारे में बताया, तो एक एक्टिविटी के तौर पे होता है, तो वो वर्ब के रूप में तो होता ही है, लेकिन हाँ एक नाउन के तौर पे उसका इस्तेमाल होता है। तो किसी भी टेंस में हो रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। स्विमिंग की बात अगर कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग जीरंड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्विमिंग ही रहेगा, कभी भी उसमें बदलाव नहीं आएगा। राइट स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर है? अब ये देखिए, ये आ गई है हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज। यहाँ पर हम देखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को देखेंगे, और कौन सा वाला नॉन फाइनाइट वर्ब है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है, और अच्छे से आपको इसको समझ में आ जाएगा और क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखिए, आई हैड अल्फ्रेडो पास्ता फॉर लंच टुडे। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, कौन सा वर्ब है यहाँ पर? बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें, जब मैंने लंच किया तो लंच में क्या खाया है, मैंने एक पास्ता खाया जिसका नाम है अल्फ्रेडो पास्ता। तो अल्फ्रेडो पास्ता मैंने आज खाया, लेकिन कब खाया, कैसे खाया, किस समय में खाया, वो हमें किस शब्द से पता चल रहा है? हैड शब्द से। तो जब हमें पता चला हैड, तो यानी ये एक ऐसा शब्द है जिससे हमें समझ में आ रहा है कि कौन से कालखंड में ये बात हुई है। तो क्या होगा? हैड शब्द है और वो एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, ये क्लियर है हमको। नेक्स्ट कम्स, दे ब्रॉट अस सम होममेड कुकीज़। तो होममेड कुकीज़ लेकर आए हमारे लिए, लेकिन कब लेकर आए, ये किस शब्द से पता चल रहा है? ब्रॉट से। कि पास्ट टेंस है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है, क्या पता चल रहा है? तो ये दे ब्रॉट अस सम होममेड कुकीज़। तो ब्रॉट हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, ये नहीं, ब्रॉट हमारा वर्ब है। हमें सबसे पहले वर्ब को ही देखना होता है ना कि सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। तो वर्ब यहाँ पर, चाहे फाइनाइट में मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें दोनों देखने होते हैं, हाँ कि ना? तो दोनों ही देखने होते हैं, क्योंकि दोनों से ही बनता है, कॉम्बिनेशन हो चाहे कैसे भी हो, दोनों ही होते हैं। तो हैड या जो है हमारा यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, जिससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि पास्ट में हुई है ये चीज़। उसी तरीके से ब्रॉट की बात जब हम कर रहे हैं, वो जो कि एक मेन वर्ब की तरह है, हैड तो हेल्पिंग वर्ब था, ब्रॉट जो है वो मेन वर्ब के तौर पे है, और उससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा कि ये भी एक फाइनाइट वर्ब भी है। राइट, क्लियर है? अब देखिए, गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज कारवां, ए.आर. रहमान वेव्ड टू हिज फैंस। ए.आर. रहमान अमेजिंग म्यूजिशियन एंड कंपोज़र, और अपने समय के सबसे बेहतरीन कंपोज़र्स में, म्यूज़िक कंपोज़र्स के अंदर उनका नाम गिना जाता है। राइट, तो यहाँ ए.आर. रहमान के बारे में, वेव्ड का मतलब होता है ऐसे हाथ हिलाना, कि आपके फैंस आपके चारों तरफ हैं और आप उनकी तरफ एक वेव कर देते हैं इस तरीके से। राइट, सो दैट इज़ नोन एज व्हाट? waved. So getting down from his कारवां, A.R. रहमान waved to his fans. यहाँ पर बेटा क्या आएगा? सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? वर्ब भी देखना होता है। तो वर्ब हम, जैसे गेटिंग डाउन एक वर्ब आ गया, उसके बाद वेव करना एक वर्ब आ गया, उसके अलावा कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको बता रहा है कि ये वर्ब्स हैं, और कोई नहीं बता रहा है? तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गेटिंग डाउन से क्या समझ में आ रहा है? ये कौन से फाइनाइट वर्ब्स है या इनफाइनाइट? बेटा ये पूरी तरीके से एक इनफाइनाइट वर्ब है, और वेव्ड जो है उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो एक्शन हुआ है, मतलब कौन से वर्ब से समझ में आ रहा है कि किस समय में ये
एक्शन हुआ, इस जिसकी बात हो रही है वेव्ड से, कि वो जब उतरे फिर उन्होंने अपने फैंस के सामने वेव किया, अपना हाथ इस तरह से फहराया या हिलाया, तो उससे हमें समझ में आ रहा है किस काल में, किस समय में ये बात हुई है, ये जो वाक़या हुआ है। तो यानी पास्ट टेंस में हुआ है, तो यानी ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। तो वेव्ड हमारा हो गया है फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट में क्या आएगा, गेटिंग डाउन। गेटिंग डाउन मतलब नीचे उतरते हुए, तो जहाँ से भी उतर रहे हैं वहाँ की बात बता रहे हैं। तो गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज कारवां, तो गेटिंग डाउन हमारा क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, और वेव्ड हमारा क्या हो गया बेटा, फाइनाइट वर्ब हो गया, क्योंकि इसी से हमें पता चल रहा है कि ये एक्शन कौन से समय में हुआ है, राइट। और यहाँ पर नॉन फाइनाइट में भी कौन सा वाला वर्ब हुआ है, जैसे नॉन फाइनाइट के अंदर कितने पार्ट्स हमने पढ़े हैं, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके अलावा पार्टिसिपल्स पढ़े हैं, और उसके अलावा तीसरा क्या था, जेरंड। तो जेरंड के उसका अगर हम बात करें तो ये कौन सा आएगा, गेटिंग डाउन। क्या आएगा यहाँ पर, ये पार्टिसिपल की श्रेणी में है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये क्या है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल है, राइट। ये भी आपको समझना है, ये सिर्फ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट समझ लिया और सफिशिएंट है नहीं, नॉन फाइनाइट में भी कौन सा वाला है वो भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, माई पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू मूव टू न्यूजीलैंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ मेरे पेरेंट्स ने क्या डिसाइड कर चुके हैं, वो डिसाइड कर चुके हैं कि वो न्यूजीलैंड जो है वहाँ चले जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल के आखिर तक चले जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा हमारा फाइनाइट वर्ब, क्या आएगा, हैव डिसाइडेड। यानी ये जो हैव डिसाइडेड है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कब हुआ, कि भाई ऑलरेडी ये काम हो चुका है, दे ऑलरेडी हैव डिसाइडेड दिस, ठीक है, ये इट्स ऑलरेडी डन, कि ये डिसाइड कर चुके हैं, फैसला कर चुके हैं, तय कर चुके हैं कि वो चले जाएंगे। नॉन फाइनाइट में क्या आएगा बेटा, इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट, हाँ, टू मूव, टू मूव। तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब में आ गया टू मूव, और नॉन फाइनाइट में ये कौन सा है, ईजिएस्ट वाला, इन्फिनेटिव, यस और नो, इन्फिनेटिव है ये। यस स्टूडेंट्स, क्लियर है, मेन वर्ब है और उसके जस्ट पहले टू लग गया है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। हैव डिसाइडेड पूरा एक उससे समझ में ही हमें आ रहा है, यहाँ पर हमने हैड देखा था ना, और यहाँ पर हमने ब्रॉट देखा था ना, यहाँ पर सिर्फ डिसाइडेड नहीं, हैव डिसाइडेड आएगा। यस, क्लियर है। अब हम आगे चले बेटा, ये इसमें मैंने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब्स में कि 12 के 12 जो टेंसेस हमारे हैं ना, उनके रूल्स रेगुलेशंस एकदम फॉलो होते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही या फ्यूचर टेंस ही या क्या, 12 के 12 फॉर्म्स जो हैं सब अप्लाई हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेव्स kept hitting the rocks at regular intervals। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, वेव्स क्या होती हैं, लहरें होती हैं। तो लहरें क्या है, kept hitting। तो यहाँ पर क्या है, अभी हमने वेव की तरह का मतलब क्या समझा, बेसिकली बेटा वेव जो है वो इस ये जो है एक्शन ये होता है बेसिकली, राइट, ये आप उसको समझिए। तो अगर हम किसी की तरफ हाथ भी इस तरह से हिला रहे हैं, मतलब एक तरीके से एक्नॉलेज कर रहे हैं, जैसे पिछला एक एग्जांपल था, AR रहमान के बारे में बता रहे थे कि फैंस के तरफ हाथ ऐसे हिला रहे थे, तो एक तरीके से फैंस बहुत खुश हो जाते हैं कि एक्नॉलेज कर रहे हैं हमारी प्रेजेंस को, और वो दिखा रहे हैं कि कितने खुश हैं कि हम इस तरह से उनके लिए चीयर कर रहे हैं, राइट। तो वो भी है। और जो वेव्स हैं वो क्या है, समुद्र की लहरें या समंदर भी बोला जाता है। तो समुद्र की जो लहरें हैं वो दिखाया जाता है। तो वेव्स का मतलब हुआ समुद्र की लहरें यहाँ। तो द वेव्स केप्ट हिटिंग द रॉक्स एट रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पर फिर से देखिए वर्ब्स को आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से हैं। केप्ट क्या वर्ब है, जी हाँ। हिटिंग क्या वर्ब है, जी हाँ। दोनों ही यहाँ पर जो है वो वर्ब्स हैं। यहाँ क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, केप्ट, क्योंकि इससे समझ में आ रहा है कि ये काम कब हुआ, ये काम पहले हुआ है, पास्ट का है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ये फाइनाइट वर्ब हो गया है। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हुआ, हिटिंग, कि लगातार जो है वेव्स जो है भिड़ रही हैं या टकरा रही हैं, किससे, रॉक्स से, जो चट्टाने हैं उनसे। अब ये कौन सा वाला फाइनाइट वर्ब है, क्या ये हिटिंग शब्द जो है
क्या वो नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है? नहीं बेटा, एक्शन ही हो रहा है बेसिकली, तो ये एक पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज नूरी वॉज हैप्पी टू बी देयर एट हर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। तो नूरी जो है वो बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग में जो थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। तो वॉज हैप्पी टू बी देयर एट हर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? एक तो वॉज आएगा, अगेन वेरी इजी, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वर्ब देखनी है हमको। तो फाइनाइट वर्ब क्या आएगा? वॉज। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या आएगा? अगेन द इजीएस्ट, टू बी। बी का मतलब क्या होता है? कहीं होना, मतलब एग्जिस्टेंस दिखाना, जो मैंने आपको कई बार बताया है, एग्जिस्टेंस दिखाना। तो यहाँ पर टू बी आ गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सा वाला? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जितने भी नाम है ना, चाहे पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव, लेट्स से कि ये नाम आपको पता नहीं है, हमको इस्तेमाल करना आना चाहिए। नाम बेसिकली क्यों होता है? संबोधित करने के लिए। अगर एक इंसान की बात हम करें और उस इंसान का हम कोई नाम ना रखें और 4-5 लोगों को एक साथ खड़े रखें और चारों पांचों लोगों का नाम नहीं हो, तो हम उनको बुलाएंगे कैसे? बात भी करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? उसी तरीके से हर ये जो इतने विभाजन होते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि इतने नाम रखने की क्या ज़रूरत है मैम, इतने टाइप्स के नाम रखने की क्या ज़रूरत है, हमें बस सिखा दो। नाम रखने की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि रूल्स को समझाना समझना आसान हो जाता है कि इसमें ये एक तरीके, ये जो डिवाइड किया जाता है वो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि इतने विभाजन कर दिए तो ये इससे अलग क्यों है, वो उससे अलग क्यों है, और कारण क्या है। क्यों अगर हमने एक लड़का जा रहा है तो रहा शब्द का इस्तेमाल किया, और लड़की के बारे में बोल रहे हैं तो रही इस्तेमाल किया। ये इस वजह से ये सारे नाम दिए जाते हैं और कुछ नहीं। कल को भविष्य में अगर आप ये नाम भूल गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटेंसेस बनाना भूल जाओगे, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, लेकिन आज जब आपको ये नाम याद रहेंगे ना, तभी आपको ये सेंटेंसेस अच्छे से और बढ़िया तरीके से आ जाएंगे कि अच्छा इन्फिनेटिव, अरे उसका तो ये रूल होता है, अच्छा ये इस तरीके से लिखना है। आया समझ में? तो मेक श्योर कि आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, और इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Peaches is the name of the baby mammoth in the movie Ice Age, Dawn of the Dinosaurs. तो Ice Age, Dawn of the Dinosaurs एक मूवी है जिसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है Peaches। तो Peaches is the name of the baby mammoth in the movie Ice Age। अब यहाँ पर वर्ब देख लो, बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, ईजीएस्ट है। कौन सी है? इज। और इज क्या हुआ? मतलब प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है, तो टेंस पता चल रहा है हमें इससे, क्योंकि फाइनाइट वर्ब्स हैं जिसपे सारे टेंसेस जो हैं वो एप्लीकेबल, मतलब अप्लाई होते हैं। नॉन फाइनाइट पे हम सीख चुके हैं, टेंसेस के पीछे नहीं चलता है वो, सिर्फ फाइनाइट वर्ब्स जो हैं टेंसेस के पीछे चलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज वेकिंग अप फ्रॉम माई नैप I realized I was late to pick up my son from school। अब यहाँ पर हम क्या क्या देख रहे हैं? फिर से वर्ब्स देखें, कौन कौन से वर्ब्स हैं? वेकिंग अप मतलब जागना, ठीक है। नैप का मतलब बेटा होता है झपकी। तो झपकी वैसे बहुत थोड़े समय की होती है, लेकिन कई लोग 3-4 घंटे को नैप बोलते हैं। नैप इज़ नॉट कि 3-4 घंटे, नैप मतलब छोटी सी नींद की झपकी लेना, ठीक है। और नैप I realized I was late to pick up my son from school। तो यहाँ क्या क्या हो गया देखिए, और भी है क्या? यहाँ देखिए फाइनाइट वर्ब realized, एक तो realized हो गया और was, क्योंकि ये दोनों ही हमें क्या बता रहे हैं? ये दोनों ही हमें क्या बता रहे हैं बेटा? I नहीं, मैं अलग अलग ही उसको करती हूँ। realized और was, इसकी वजह से ही हमें क्या पता चल रहा है कब ये एक्शन घटा है। उसके अलावा नॉन फाइनाइट में waking up और to pick up, तो to pick up कौन सा वाला हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। और waking up क्या हो गया? waking up मतलब जागना, कि मैं अपनी नींद की झपकी से जब जागी, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हुआ या जिरंड हुआ, ये बताइए। तो यहाँ पर वेकिंग अप बेसिकली एक पार्टिसिपल की तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्था वॉज लिसनिंग टू हर फेवरेट सॉन्ग्स एज शी कंटिन्यूड टू वर्क। यहाँ देखिए, वॉज लिसनिंग फेवरेट सॉन्ग एज शी कंटिन्यूड
continued to work, ये 4 वर्ड्स आ गए हैं। तो देखिए was listening, continued, इससे क्या पता चल रहा है कौन से समय में हो रहा है, तो फाइनाइट वर्ब है। इसके अलावा देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, टू वर्क। तो टू वर्क बेटा क्या हो गया है, बेसिकली काम करना, और अगेन कौन सा वाला आया, इन्फिनेटिव आया। चंद्रा's फोन स्क्रीन वॉज ब्रोकन, यानी चंद्र की जो फ़ोन स्क्रीन है वो टूटी हुई है। कैसी है, टूटी हुई है बेसिकली। बट है आएगा या था आएगा, था, क्यों, क्योंकि वॉज है। तो मतलब क्या पता चला कि एक्शन कब हुआ है, पास्ट में। तो क्या आ गया, चंद्रा's फोन स्क्रीन वॉज जो हेल्पिंग, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है बेटा, फाइनाइट वर्ब है। क्या क्लियर हुआ, ये सब अच्छे से समझ में आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइजेज और वर्ब का पार्ट 2 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और यहाँ पर वर्ब का टॉपिक भी हम पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह भी गए हैं तो कमेंट सेक्शन में तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा जो मैं लाइव सेशन अभी लेकर आऊँगी आपके लिए इस संडे को, जो कि है 24 तारीख को, तो 24 तारीख को शाम, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, संडे एट 5:30 PM, जो कि हमारा क्या है, लाइव सेशन होगा, जिसमें मैं आपको वर्ब्स अच्छे से क्लियरली पूरा जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको फिर से वो समझाऊंगी, और वो एक्सरसाइज की PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। उसे देखिए, उसे समझिए, और वही एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करेंगे संडे के लाइव सेशंस में। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी कोर्सेज, और क्लास 7 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। और अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो ये आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू, क्योंकि वहीं पर आपको वो लिंक्स मिलेंगे जिनको क्लिक करने पर आपको इन्हीं ई नोट्स और इन ई बुक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आखिर में स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। और चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। और आखिर में ज़रूर से ज़रूर एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है आपको बेटा, क्योंकि बेसिक से समझ रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए है, कोई क्लास स्पेसिफिक नहीं है ये वीडियो, कोई ये जो हमने ग्रामर की सीरीज़ जो है क्लास स्पेसिफिक नहीं, बोर्ड स्पेसिफिक नहीं, आप किसी भी क्लास में हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, और लाइव सेशन भी अटेंड करना मत भूलिए। और इस संडे को 5:30 PM पर हम ये सेशन करेंगे, एंड मेक श्योर यू अटेंड दैट सेशन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और लास्ट में सबसे ज़रूरी, अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। सो टेक केयर, सी यू सून, एंड थैंक यू सो मच।